हाय एवरीवन, क्या आपने भी एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2021 को टारगेट किया है? जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी के द्वारा रिसेंटली कैलेंडर को आउट किया गया था और इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपकी एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2021 की टेंटेटिव एग्जाम डेट जून 2022 है। इस डेट को ध्यान में रखते हुए नेविगेट इंस्टीट्यूट और परीक्षा ऐप मिलकर 5 जनवरी 2022 से लाइव वीडियो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप भी इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा दा सक्सेस ऐप और यूज करें नेविगेट 30 कूपन कोड को और पाएं फ्लैट 30% अर्ली बर्ड डिस्काउंट। हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लिटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। और आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टेक्निकल टर्म को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्टिजेंसीज और वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट को समझा था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं टूल्स एंड प्लांट। क्लियर? तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है टूल्स एंड प्लांट। तो टूल्स एंड प्लांट्स क्या होता है समझना इसको। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है 1% to 1.5%। क्लियर? 1% to 1.5% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। हमने जो एस्टिमेट बनाया है, जो हमने एक प्रोबेबल कॉस्ट निकाली है, उस प्रोबेबल कॉस्ट का कितना परसेंट अपने को देना है? 1% से 1.5% अपने को देना है। किसके लिए? टूल्स एंड प्लांट्स के लिए। क्लियर? तो ये लिखा हुआ है 1% to 1.5% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट इज प्रोवाइडेड इन द एस्टिमेट। ये चीज हम कहां प्रोवाइड करते हैं? एस्टिमेट में प्रोवाइड करते हैं। और ये किस लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं? देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, टूल्स एंड प्लांट। क्लियर? मतलब टूल्स और प्लांट्स को परचेज्ड करने के लिए एस्टिमेट में हम 1 से 1.5% किसका? एस्टिमेटेड कॉस्ट का हम क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? अब देखो ये टूल्स एंड प्लांट के लिए आप क्यों प्रोवाइड कर रहे हो? तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है परचेस ऑफ टूल्स एंड प्लांट। क्लियर? तो हमने जो वर्क लिया हुआ है, जो वर्क अपने को करना है, क्लियर, तो उस वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको टूल्स और प्लांट रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर? तो उसके लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट का इतना परसेंट हम एस्टिमेट में क्या कर देते हैं? प्रोवाइड करा देते हैं। क्लियर? अब जनरली होता क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अपने ही टूल एंड प्लांट को क्या करता है? यूज करता है। क्लियर? नॉर्मली तो जनरली अपन ने क्या देखा है? यही देखा है कि जो भी भाई प्रोजेक्ट ले रहा है तो वो अपने खुद के ही क्या करता है? टूल और प्लांट्स को यूज करता है। ठीक है? तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है। परसेंटेज से आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? वो बनता ही है। इन परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूएससी सब्जेक्ट के अंदर कि किसके लिए हम कितना परसेंट एस्टिमेटेड कॉस्ट का ले रहे हैं एस्टिमेट के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट हमारी टेक्निकल टर्म है सिंटेज चार्जेस और डिपार्टमेंटल चार्जेस। क्लियर? अब देखो सिंटेज चार्जेस का अगर मैं बोलूं, चार्जेस की अगर मैं बात करूं, सेंटेज का हिंदी मतलब होता है प्रति सैकड़ा, ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है? देखते हैं ये क्या कहलाता है सेंटेज चार्जेस और डिपार्टमेंटल चार्जेस। नाम से ही समझ में आ रहा है डिपार्टमेंटल चार्जेस। क्लियर? तो मतलब जो गवर्नमेंट आपकी है बिहाफ, अगर किसी दूसरे गवर्नमेंट के बिहाफ में काम कर रही, कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया हुआ है कि दूसरे डिपार्टमेंट से वर्क को लिया है एग्जीक्यूट करने के लिए। जब हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट से क्या करते हैं? वर्क को लेते हैं। अब वर्क को तो ले लिया है, उस वर्क की डिजाइनिंग आपको करना है, प्लानिंग आपको करना है, सुपरविजन आपको करना है। क्लियर? ये सारी चीजें आपको करना है। क्लियर? तो ये सारी चीजें करने के लिए आप क्या करोगे? फ्री में तो करोगे नहीं, आपको पैसा चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि भाई हम आपके डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं, ये सारे काम हम करने वाले हैं, तो इसके एवज में हम इतना अमाउंट चार्ज करेंगे। क्लियर? तो जब हम दूसरे डिपार्टमेंट से काम लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंटेज चार्जेस बोलते हैं। अब टेक्निकली अपन समझते हैं कि क्या कहलाता है। तो देखो When the इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, क्लियर, हमारा डिपार्टमेंट कौन सा होगा? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। देखो कोई भी प्रोजेक्ट करेगा तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही करेगा। क्लियर? कोई प्रशासनिक डिपार्टमेंट तो करने बैठ नहीं जाएगा, उसके लिए भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही चाहिए। क्लियर? तो when the इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टेक्स अप द वर्क ऑफ द अदर डिपार्टमेंट। क्लियर? जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट से वर्क क्या करता है? टेक्स अप मतलब लेता है करने के लिए, तो क्या बोला उन्होंने कि आप परसेंटेज अमाउंट ऑफ 10% to 15%, 10 से 15% किसका? ये है आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट का। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चार्ज करता है उस काम के लिए। ठीक है? क्लियर? अब ये जो अमाउंट इन्होंने लिया है 10% से 15% एस्टिमेटेड कॉस्ट का,
तो यहां पे इन्होंने क्या बोला कि इट चार्ज टू मीट द एक्सपेंसेस। अब किसका, जैसे कि एक्सपेंसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, डिजाइनिंग, प्लानिंग, सुपरविजन, ईटीसी। क्लियर, इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं। कितना, 10% से 15%। किसका, एस्टिमेटेड कॉस्ट का, जो आपने एस्टिमेट हुआ होगा, क्लियर, उस एस्टिमेट का 10 से 15% अमाउंट लिया जाएगा जब एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट से काम को लेता है। क्लियर, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इन्हीं चार्जेस को हम सेंटेज चार्जेस बोलते हैं। एंड दिस परसेंटेज चार्ज इज नॉन एज सेंटेज चार्ज। क्लियर, या फिर हम इसी को डिपार्टमेंटल चार्ज बोलते हैं। एक और चीज समझना, यहां पे अपन ने क्या समझा कि ये जो परसेंट यहां पे चार्ज किया जा रहा है किसके लिए, सुपरविजन। तो आप यहां पे बोल सकते हो सुपरविजन चार्जेस फॉर वर्क। क्लियर, इसको आप एक नाम से और जान सकते हो। क्लियर, सेंटेज चार्ज हो गया, डिपार्टमेंटल चार्ज हो गया, इसी को आप बोल सकते हो सुपरविजन चार्जेस फॉर वर्क। जो हम काम करने वाले हैं उसके सुपरविजन के जो चार्जेस हैं वही हमारा क्या कहलाते हैं, सेंटेज चार्जेस, डिपार्टमेंटल चार्जेस और सुपरविजन चार्ज फॉर वर्क। क्लियर, अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझना, ये सेंटेज चार्जेस के लिए, जैसे मैंने यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि द सेंटेज चार्ज इज प्रोवाइडेड इन द एस्टीमेट ऑफ द वर्क। क्लियर, जो हमारा वर्क होता है उसके एस्टीमेट में ये सेंटेज चार्ज प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लियर, कब किए जाते हैं वो देखो, द सेंटेज चार्ज इज प्रोवाइडेड इन द एस्टीमेट ऑफ द वर्क ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज अंडरटेकन फॉर एग्जीक्यूशन। ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर, ये चीज आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। ठीक है, और नेक्स्ट वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बोला है कि आप सुपरविजन के लिए चार्जेस को ले रहे हो, तो इन चार्जेस को आप सुपरविजन चार्जेस भी बोलते हो वर्क के। क्लियर, कोई सा आप वर्क करने वाले हो तो उसके लिए आप बोल सकते हो सुपरविजन चार्जेस। क्लियर, तो जब हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था हमारा एस्टिमेशन, उस टाइम पे हमने एस्टिमेट को समझा था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, और मैंने आपको वहां पे बताया था कि एस्टीमेट जो हमारा होता है, क्लियर, तो रिपोर्ट्स के साथ इसको क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है, या फिर एस्टीमेट के साथ रिपोर्ट्स को भी प्रोवाइड किया जाता है, रिपोर्ट्स के साथ एस्टीमेट को प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर, जैसा भी समझना हो वैसा समझ लो, मतलब रिपोर्ट्स और एस्टीमेट आपको एक साथ देना है। क्लियर, सीधी बात एक ही है अपनी। क्लियर, तो नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो रिपोर्ट है। क्लियर, ये रिपोर्ट क्या कहलाती है इसको समझना है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो कि मैंने लिख दिया है रिपोर्ट के बारे में, समझते हैं इसको। जैसे यहां पे लिखा है हमारा वर्ड रिपोर्ट। क्लियर, रिपोर्ट क्या होता है, देखो, estimate is usually accompanied with a report which gives all information in brief of the whole work or project। मतलब जो हमारा एस्टीमेट होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, एस्टीमेट को क्या करते हैं, रिपोर्ट के साथ प्रोवाइड करते हैं। और ये जो रिपोर्ट होती है ये क्या बताती है, आपको इंफॉर्मेशन बताती है, किसमें, ब्रीफ में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में आपको एक इंफॉर्मेशन बताती है कि भाई हमारा जो वर्क है या प्रोजेक्ट है वो कैसा रहने वाला है। क्लियर, तो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट या वर्क के बारे में ब्रीफली इंफॉर्मेशन आपको कौन प्रोवाइड करता है, तो आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये चीज आपको याद रखना, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये जो रिपोर्ट होता है ये आपको क्या प्रोवाइड कराता है, होल वर्क या प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफली इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता है। क्लियर, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ब्रीफली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है तो किस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। क्लियर, किस टाइप की इंफॉर्मेशन यह आपको प्रोवाइड कराएगा। तो देखो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ते हैं कि रिपोर्ट शुड बी सच एज टू गिव अ क्लियर पिक्चर और आइडिया ऑफ द होल प्रोजेक्ट। ये हमने ऊपर भी अभी समझ लिया है कि रिपोर्ट्स आपका जो होता है वो क्या करता है, एक क्लियर पिक्चर आपको बता देता है। क्लियर, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे जब भी मूवी कोई बनती है और मूवी आपकी क्या होने वाली होती है, रिलीज होने वाली होती है, तो उसके पहले जो प्रोडक्शन वाले होते हैं वो एक टीजर निकालते हैं। टीजर से समझ में आता है कि इसका जब ट्रेलर आएगा तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी। क्लियर, ट्रेलर आता है तो ट्रेलर से एक आपको ओवरव्यू मिल जाता है, एक ब्रीफली आपको उस जो मूवी होने वाली है उसकी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि इस मूवी की स्टोरी प्लॉटिंग क्या होने वाली है। उसी टाइप का हमारा ये रिपोर्ट होता है जो पूरे के पूरे वर्क या फिर प्रोजेक्ट के बारे में आपको एक पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है कि भाई करना क्या है। क्लियर, करना क्या है और कैसे कैसे करना है, ये पिक्चर आपकी क्लियर करेगा कौन, रिपोर्ट करेगा। क्लियर, तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना ये है कि ये जो रिपोर्ट है, जैसे अभी अपन ने समझा है कि इसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है ब्रीफली, तो कौन कौन से मेन पॉइंट इसमें कंसिस्ट किए जाते हैं, कौन कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं रिपोर्ट्स के अंदर जो आपको पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के बारे में
क्या एक पिक्चर क्लियर कर देते हैं कि आपको क्या करना है। क्लियर, तो वो पॉइंट्स को अपन समझते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट आपका जो रिपोर्ट्स के अंदर होता है वो क्या होता है, ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब उस पूरे के पूरे वर्क की हिस्ट्री, इतिहास। क्लियर, एक शॉर्ट फॉर्म में हिस्ट्री लिखी हुई होती है विथ रेफरेंस टू द प्रपोजल। क्लियर, और साथ ही साथ किसका रेफरेंस यहां पर रहता है, प्रपोजल जो आपका आने वाला है उसके रेफरेंस में पूरी की पूरी उस वर्क की हिस्ट्री आपकी मेंशन होती है रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, नेसेसिटी क्या है, यूटिलिटी क्या है, फिजिबिलिटी क्या है। क्लियर, और ये ऑब्जेक्ट, नेसेसिटी, यूटिलिटी और फिजिबिलिटी ये विथ रीजन आपके रिपोर्ट्स के अंदर क्या होते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे नेसेसिटी मतलब आप समझते हो कि इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्या है, यूटिलिटी मतलब इस प्रोजेक्ट की उपयोगिता क्या है, फिजिबिलिटी मतलब साध्यता क्या है इस प्रोजेक्ट की। तो ये हिंदी वर्ड भी मैंने यहाँ पे लिख दिए है, तो जो भी डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट्स हैं, क्लियर, तो हिंदी में वो समझ जाएंगे कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। क्लियर, तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो गया कि भाई ऑब्जेक्ट, नेसेसिटी, यूटिलिटी, फिजिबिलिटी विथ रीजंस रिपोर्ट्स के अंदर दिए जाते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट यहां पे जो रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन होता है दैट इज सिलेक्शन ऑफ साइट। क्लियर, साइट के सिलेक्शन के बारे में बताया जाता है या फिर सिलेक्शन ऑफ अलाइनमेंट। क्लियर, इसका हिंदी यहां पे लिखा हुआ है, संरेखण लिखा हुआ है। क्लियर, तो सिलेक्शन ऑफ अलाइनमेंट के बारे में भी आपको रिपोर्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर्वेइंग, मतलब जो भी हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जो भी वर्क करने वाले हैं, तो उसका सर्वे कैसे करना है, तो उस सर्वे के बारे में भी सारी चीजें यहाँ पे रिपोर्ट्स में इंक्लूड की जाती है। रिपोर्ट्स में ये इंक्लूडेड होता है सर्वेइंग के बारे में। क्लियर, तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट हम फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा यहां पे है, देखो, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड। क्लियर, मतलब जो एकोमोडेशन आप साइट पे प्रोवाइड करोगे उसके बारे में होगा। क्लियर, साथ ही साथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क प्रोवाइडेड इन द एस्टीमेट। क्लियर, जो एस्टीमेट के अंदर वर्क प्रोवाइड किया गया है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी आपको इसमें मिलने वाला है। क्लियर, नेक्स्ट रिपोर्ट्स में नेचर ऑफ सॉइल के बारे में भी बताया जाता है। जिस लैंड पे आप काम करने वाले उसकी टोपोग्राफी के बारे में भी बताया जाता है। टोपोग्राफी मतलब कि नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। क्लियर, नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस की अगर मैं बात करूं तो वो टोपोग्राफी ऑफ द लैंड हो गया है। क्लियर, साथ ही साथ ओरिएंटेशन। क्लियर, तो ये भी आपका रिपोर्ट्स में मेंशन होता है। नेक्स्ट, जब हम एस्टीमेट को पढ़ रहे थे, क्लियर, तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कौन कौन सा डेटा रिक्वायर्ड होता है एक एस्टीमेट को बनाने के लिए। क्लियर, तो वहां पे आपने स्पेसिफिकेशन पढ़ा था और स्पेसिफिकेशन को हमने डिटेल में समझा था। क्लियर, तो जनरल स्पेसिफिकेशन भी आपकी रिपोर्ट्स में मेंशन होते हैं। क्लियर, तो नेक्स्ट पॉइंट में देखो आप, जनरल स्पेसिफिकेशन भी मेंशन होंगे। साथ ही साथ यहां पे और क्या दिया गया है, बेसिस ऑफ डिजाइन कैलकुलेशन। क्लियर, किसके बेसिस पे, बेसिस ऑफ डिजाइन कैलकुलेशंस, ये भी आपकी रिपोर्ट्स के अंदर होगा। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो नेक्स्ट जैसे कि वाटर सप्लाई का अरेंजमेंट क्या है इसके बारे में बताया जाएगा। सैनिटरी वर्क के बारे में आपको रिपोर्ट्स में मेंशन होगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के बारे में भी रिपोर्ट्स में मेंशन होगा और ये रिपोर्ट आपकी एस्टीमेट के साथ आपको मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट रोड्स एंड ड्रेन के बारे में भी आपको रिपोर्ट्स में मेंशन किया गया होगा। क्लियर, किसके बारे में, रोड्स एंड ड्रेन्स के बारे में भी रिपोर्ट में मेंशन होगा। साथ ही साथ मिसलेनियस आइटम, अब ये चीज देखना, ये 10 नंबर का जो पॉइंट है, जब एक बड़े प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, बिग प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो उस रिपोर्ट्स के अंदर, उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स के अंदर ये मिसलेनियस आइटम्स की हम बात करते हैं। क्लियर, तो मिसलेनियस आइटम्स जैसे कि लेबर, एमिनिटीज, एमिनिटीज मतलब कि सुविधाएं, जो हमारी लेबर है उनको हम कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड यहाँ पे करा रहे हैं। क्लियर, उसके बारे में। नेक्स्ट, टेम्पररी एकोमोडेशन। क्लियर, जो स्टाफ हमारा रहेगा किसके लिए, टेम्पररी एकोमोडेशन फॉर स्टाफ, स्टाफ के लिए जो टेम्पररी एकोमोडेशंस आपका होता है। क्लियर, तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी मिसलेनियस आइटम्स में। और ये किसमें हम बात करते हैं, जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं। क्लियर, छोटे मोटे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स में ये चीज मेंशन नहीं करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो पॉइंट है वो है 11 नंबर वाला, मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब जो आपका वर्क है या प्रोजेक्ट है उसको आपको किस मैनर में एग्जीक्यूट करना है, तो वो पूरा का पूरा मैनर उसका क्या होगा, रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट क्या रहने वाली है। क्लियर, और हाउ टू बी फाइनेंस्ड।
कैसे इसको फाइनेंस्ड किया जाएगा, तो टोटल कॉस्ट आपका हो गया हाउ टू बी फाइनेंस्ड, ये कैसे फाइनेंस्ड की जाएगी टोटल कॉस्ट। तो 13 हमारा पॉइंट क्या हो गया, रिटर्न और रेवेन्यू इनकम इफ एनी, क्लियर कि जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा उसको जब हम कंप्लीट कर देंगे तो उससे मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला है या कितना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, ये भी चीज आपकी रिपोर्ट्स के अंदर क्या होगी, मेंशन की जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है रेंट स्टेटमेंट, क्लियर, तो रेंट के बारे में भी बताया जाएगा, क्लियर, रेंट के भी स्टेटमेंट्स आपके रिपोर्ट के अंदर क्या होंगे, मेंशन किए जाएंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्रोजेक्ट के बारे में, टाइम ऑफ एग्जीक्यूशंस, क्लियर, टाइम ऑफ एग्जीक्यूशंस के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि कितने टाइम में ये आपका पूरा वर्क एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, क्लियर, तो ये भी आपकी रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन होता है। तो ये जो मैंने आपको टोटल 15 पॉइंट्स बताए हैं, ये 15 पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्लियर, ये 15 पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जब एग्जाम होता है तो एग्जाम में क्वेश्चंस किस फॉर्म में यहां से बन सकता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप लोग ये सोच रहे हो कि सर यहां से क्वेश्चंस कैसे बनेगा, क्लियर, तो देखो क्या होता है कि एग्जाम में वो पूछ लिया जाएगा, जैसे अभी स्टार्टिंग में अपन ने क्या समझा था कि रिपोर्ट जो आपका होता है क्लियर पिक्चर या फिर आइडिया आपको होल प्रोजेक्ट के बारे में बता देती है, क्लियर, तो कौन कौन से मेन पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर किए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स के अंदर इंक्लूडेड होती है, क्लियर, तो अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद होंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट्स के अंदर हम कौन कौन से मेन पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं और एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं एक होल प्रोजेक्ट के बारे में या फिर वर्क के बारे में। तो ये चीजें आपको याद रखना है, क्लियर। मान लो अगर एग्जाम में भी नहीं पूछी गई हो और आप सेलेक्ट हो जाते हो, आप अपनी एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हो, तो जब भी आप साइट पे काम करने के लिए जाओगे तब भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये रिपोर्ट होती है भैया, इस रिपोर्ट्स के अंदर ये चीजें होती हैं, क्लियर, पता चले कि हम बन गए हैं सब इंजीनियर या फिर असिस्टेंट इंजीनियर, हमें पता ही नहीं है कि एस्टीमेट के साथ एक रिपोर्ट भी होती है और उस रिपोर्ट्स के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है, क्लियर। तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए सारे, क्लियर, ये हमारी क्या कहलाती है, रिपोर्ट कहलाती है। तो नेक्स्ट हम समझते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क, क्लियर। प्रीवियस लेक्चर में हमने जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की थी तो उसमें आपको प्रीलिमिनरी एस्टीमेट का मैंने एक क्वेश्चन कराया था और वहाँ पे बहुत सारी, जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी कुछ परसेंट लिया गया था, वाटर सप्लाई के लिए भी लिया गया था, सैनिटरी वर्क के लिए भी कुछ परसेंटेज लिया गया था और उस परसेंटेज के बेसिस पे जो अमाउंट निकला था उसको हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट में क्या किया था, ऐड कर दिया था और टोटल हमारा जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट था वर्क का वो हमने फाइंड आउट किया था, क्लियर। तो यहाँ पे क्या प्रोविजंस हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क के लिए, तो वो हम समझते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क, क्लियर। तो यहाँ पे मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ एक बिल्डिंग वर्क की, क्लियर। तो एक बिल्डिंग वर्क जब मैं करता हूँ तो उसके अंदर मतलब इंटरनल की मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर। इंटरनली आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिफिकेशन करते हो, सैनिटरी का वर्क आप करते हो, वाटर सप्लाई का आप वर्क करते हो, क्लियर। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिफिकेशन, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल 20% अपने को लेना है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज प्रोवाइडेड। एक बिल्डिंग के लिए जो हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट प्रोवाइड की है उसका 20% अमाउंट जो आएगा वो किसके लिए हम प्रोवाइड कराएंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, सैनिटरी के लिए और वाटर सप्लाई वर्क के लिए, क्लियर। अब इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि भाई जब हम इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करेंगे, क्लियर, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करेंगे तो क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी और इसका इंडिविजुअल परसेंटेज क्या होगा। ये तो हमारा एक ओवरऑल परसेंटेज यहां पे निकल के आ गया कि भाई 20% ओवरऑल आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वर्क ले लेना है तीनों कामों के लिए, क्लियर। बात अगर करें इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल यहां पे देखना, अगर मैं बोलूं सैनिटरी का आप वर्क कर रहे हो या फिर वाटर सप्लाई वर्क कर रहे हो तो भाई सैनिटरी और वाटर सप्लाई के लिए इंडिविजुअली हम 8% की बात करेंगे, क्लियर। कितना लेंगे, 8% लेंगे और लेना किसका है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वर्क। बिल्डिंग वर्क के लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी उसका 8% हम किसको प्रोवाइड करेंगे, सैनिटरी और वाटर सप्लाई वर्क के लिए, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी आपको 8% लेना है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वर्क, क्लियर। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का कितना ले लेना है, 8% ले लेना।
नेक्स्ट यहाँ पे बोला है मैंने इलेक्ट्रिक फैन, क्लियर, मतलब जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन अभी किया है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फैंस को हमने एक्सक्लूड कर दिया है, क्लियर, क्या किया है, एक्सक्लूड कर दिया, वो इंक्लूड नहीं किया जाता है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। अगर आप इलेक्ट्रिक फैन को भी इंक्लूड करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फैन के लिए 4% ऑफ एस्टिमेटेड ऑफ बिल्डिंग वर्क, क्लियर, तो बिल्डिंग वर्क का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका 4% हम किसके लिए दे देंगे, इलेक्ट्रिक फैंस के लिए दे देंगे, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इलेक्ट्रिफिकेशन में आप क्या क्या चीजों को इंक्लूड करते हो, सैनिटरी वर्क में आप क्या क्या चीजों को इंक्लूड करते हो, और वाटर सप्लाई वर्क में आप क्या क्या चीजों को इंक्लूड करते हो। तो समझते हैं इसको कि अगर मैं बात करूं इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन में आपकी क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। अगर आप सिविल इंजीनियर एक हैं तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पे देख रहे होगे इलेक्ट्रिक वायरिंग फॉर लाइट्स, क्लियर, जो लाइट्स आप लगाओगे बिल्डिंग के लिए अंदर इंटरनली, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक वायरिंग आपकी होगी, क्लियर, फॉर फैंस के लिए, फैन के लिए जो आपकी इलेक्ट्रिक वायरिंग होगी, प्लग पॉइंट आपका हो गया, पेंडेंट्स आपका हो गया, ब्रैकेट्स आपका हो गया, सेट्स आपका हो गया, होल्डर आपका हो गया, बल्ब हो गया आपका, स्विच हो गया आपका, बोर्ड कटआउट आपके हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन में इंक्लूड की जाती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी चीज हम इलेक्ट्रिफिकेशन में इंक्लूड करते हैं, कौन सी चीज एक्सक्लूड करते हैं, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर। दैट इज द इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन excluding electric fan 8% sufficient, क्लियर, 8% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वर्क सफिशिएंट होता है इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि इंटरनली जो हम वाटर सप्लाई वर्क की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इंटरनली वाटर सप्लाई वर्क की हम जो बात करेंगे तो उसकी अपन बात करते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें यहाँ पे इंक्लूड की जाएंगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वाटर पाइपलाइन जो आप यहाँ पे डालोगे इंटरनली, नेक्स्ट आपका क्या होगा, वेब कॉक्स, क्लियर, नेक्स्ट आपका होगा स्टॉप कॉक्स, फिटिंग्स जो आपकी होगी, और ओवरहेड वाटर टैंक जो आप बनाने वाले हो, क्लियर, ओवरहेड जो आपके टैंक्स होंगे, ठीक है, ओवरहेड जो आपके टैंक्स होंगे वो भी आपका इंक्लूड किया जाएगा वाटर सप्लाई वर्क के अंदर, क्लियर। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं अब इंटरनल सैनिटरी वर्क, क्लियर। अगर हम बिल्डिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, इंटरनली सैनिटरी वर्क कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। सबसे पहला आपका होगा सीवर पाइपलाइन, क्लियर, सबसे पहला क्या होगा, सीवर पाइपलाइन होगा, वाटर क्लोजेट्स, क्लियर, WC जिसको आप बोलते हो, सिस्टम्स, क्लियर, इसकी फिटिंग जो आप करोगे तो फिटिंग्स को भी यहां पे रहेगा, और इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स, क्लियर, इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी सैनिटरी वर्क के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है कि हमने अभी क्या समझा है कि एक बिल्डिंग वर्क के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन, सैनिटरी और वाटर सप्लाई वर्क के लिए मुझे 20% प्रोवाइड करना है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वर्क। इंडिविजुअल हमने यहां पे देख लिया है, क्लियर। इंडिविजुअली अगर आप देखो तो देखो सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क के लिए 8% हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आपका 8% हो गया, इलेक्ट्रिक फैन के लिए आपने क्या कर दिया है, 4% कर दिया है, क्लियर। तो अगर ओवरऑल इसका एडिशन की मैं बात करूं तो ये एडिशन तो आपका कितना आ गया, 20% आ गया, जो अपन ने यहाँ स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई हम 20% ले लेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वर्क का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में ये परसेंट जो है ये वेरिएशंस के फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि भाई सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क के लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वर्क का आप जितना परसेंट लेने वाले हो वो कितना वेरी कर सकता है, क्लियर। ये तो आपने मैक्सिमम की बात कर ली है, ये तो आपने क्या कर लिया, मैक्सिमम की बात कर ली कि मैक्स टू मैक्स हम 8% की बात कर रहे हैं कि 8% अपने को लेना है, क्लियर। तो एग्जाम में अगर वेरिएशन के फॉर्म में ये परसेंटेज आपसे पूछ ले तो देखो यहाँ पे कॉस्ट वेरिएशंस कितना हो सकता है। अगर मैं इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रिफिकेशन की जो परसेंटेज में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा वो 5 to 8% रहेगा, मतलब 5% आपका मिनिमम हो जाएगा, 8% आपका मैक्सिमम हो जाएगा। हम यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, क्लियर। अगर वेरिएशन में एग्जाम में नहीं पूछा गया है तो आप 8% डायरेक्टली टिक करना। अगर वेरिएशन में आपसे ऑप्शंस दिए गए हैं 5 to 8, 3 to 4, 3 to 6 इस टाइप से ऑप्शंस आ रहे हैं तो 5 to 8
आपका करेक्ट आंसर होगा। और 5 to 8% जो हम यहाँ पे लेंगे वो किसका लेंगे, बिल्डिंग कॉस्ट का लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई। क्लियर। सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई की बात करें तो सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई के लिए भी सेम रहने वाला है आपका 5 to 8%। क्लियर। इफ एक से आपका इलेक्ट्रिक फैन के लिए आप 4% यहाँ पे प्रोवाइड कराते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना कि सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई की मैं बात कर रहा हूं तो 5 to 8% यहाँ पे बिल्डिंग कॉस्ट का आपने जो कॉस्ट वेरिएशन देखा गया है वो ये देखा गया। लेकिन अगर आपका जो एरिया है वो अनसीवर्ड एरिया है, कैसा है, अनसीवर्ड एरिया है, तो यहाँ पे एडिशनल अमाउंट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अनसीवर्ड एरिया के लिए जो एडिशनल अमाउंट आपका होता है डेट इज 3% to 4%। ये भी किसका रहेगा, बिल्डिंग कॉस्ट का रहेगा, 3% to 4%। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई ये 3% to 4% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट का जो अमाउंट आया है ये प्रोविजन यहाँ पे जो दिया गया है ये सेप्टिक टैंक के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, सेप्टिक टैंक के लिए ये प्रोविजन दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाएंगी। तो ये चीज आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कितना परसेंट आपको देना है, सैनिटरी के लिए कितना देना है और वाटर सप्लाई वर्क के लिए आपको कितना देना है। अगर लेक्चर्स और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो